हेलो फ्रेंड। तो आज की डेट है 16th ऑफ अगस्त। लेकिन हम लोग आज डिस्कस करेंगे 15 अगस्त का एडिटोरियल जस्ट बिकॉज कुछ ऐसे कंप्लेंट्स आ रहे थे कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा कि सर अब आप जो एडिटोरियल का हमें डिस्कशन देते हो पूरा पीडीएफ तो वो अलग अलग जीएस पेपर का एक ही पेज के अंदर में होता है। तो उस दिन के लिए तो वो काफ़ी बढ़िया होता है, लेकिन जब हम लोग मेंस के लिए एग्जामिनेशन के दिन जाएंगे, और ये बहुत ट्रू है, मैंने भी ये फेस किया है कि जैसे कल अगर आपका दो पेपर है, जीएस 2 और जीएस 3, तो आप ये सारे पीडीएफ के जो फाइल्स हैं या फिर जो पीडीएफ हैं उनको आप जीएस 1 का ही भी इसके अंदर इंक्लूड करके उस दिन रिवीजन करने का है, जो जो एक सेट बनाओगे तो वो बहुत बल्की हो जाता है। तो उनके लिए एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है कि हर एक पीडीएफ को सेग्रीगेट कर करके अलग अलग जीएस पेपर में डिवाइड करना। तो फॉर दैट पर्पस वी हैव डिवाइस कि अब हम लोग जैसे वो, तो आपको अगर शीट चाहिए उस दिन, सिर्फ उस दिन पढ़ने के लिए, तो वो आपको मिल जाया करेगा, या फिर gsmonk.com डायरेक्ट आप पेज पे जा करके और उस दिन का जो जैसे डेट वाइज आर्टिकल है वो 15 अगस्त 2020 का डेट वाइज आर्टिकल आएगा, उसमें आप तीनों को इकट्ठे पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप जैसे उसमें लिंक डले होंगे, और उस लिंक से जैसे 15 अगस्त 2020 को जितने भी मैं आर्टिकल्स डालूंगा उसके लिंक डले होंगे, उसके अंदर आप अलग अलग जीएस पेपर के भी अलग अलग आप पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। उसी वाले आर्टिकल के नीचे जाओ जहाँ पे भी मैंने आर्टिकल वो डिस्कस करा है, उसके नीचे आपको फैक्ट्स फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स और ये सब कुछ जो भी उस आर्टिकल से रिलेटेड होगा वो सब कुछ मिलेगा। उसके बाद नीचे ये लिंक बना होगा डाउनलोड द पीडीएफ करके, इसमें जैसे ही आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट आपको ये पीडीएफ का डाउनलोडेबल सेक्शन खुल जाएगा। फिर यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, और आपको अपने जिस भी नोट सेक्शन में इसको सेव करना है सेव कर सकते हो। इसमें हम आपको स्पेस फॉर सेल्फ नोट्स भी दे रहे हैं, जैसे कि आप ऊपर से नीचे तक पढ़ोगे तो आपको अगर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं या फिर माइंड मैप टाइप्स का कुछ बनाना है, तो आप इसको बना करके और अपना सेव करके रख सकते हो, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत हैंडी हो जाएगा। तो आज हम लोग टोटल 3 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे मेनली, जिसमें सबसे पहला आर्टिकल जो था वो आपने देखा होगा कि कैसे साइबर सिक्योरिटी के ऊपर ये मतलब आर्टिकल है, और जीएस पेपर 3 के लिए आपका सिक्योरिटी और सब पार्ट बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी से ये रिलेटेड है। उसके बाद जो सेकेंड आर्टिकल है वो गैप्स फॉर कास्टिंग इन द कास्टिंग ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इसमें जो मतलब जो जो एक फेक न्यूज़ जो चलाया जाता है हमारे मीडिया की तरफ से और हमारे गवर्नमेंट की तरफ से कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, उसके ऊपर ये जो एक ग्लास सीलिंग है उसको तोड़ने का काम करा है इसमें एडिटर ने। और जो राइटर हैं वो लिखते हैं ऐसा कि कैसे हम लोग को जो फेयरी टेल सुनाया जाता है और अचानक से जब जो बैकग्राउंड में जो रियल स्टोरी चल रहा है वो जब सामने आता है तो एक शॉक की तरह लगता है हमें कि अरे ये ऐसा कैसे हो गया। तो ये सिर्फ इंडिया की तरफ से नहीं, बाकी के दूसरे कंट्रीज भी ऐसा करते हैं। तो इसी के ऊपर ये आर्टिकल है, ज़्यादा मतलब वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन अब जब इसमें स्ट्रक्चर्ड मैनर में आप देखोगे तो इसको आपको काफ़ी बढ़िया और आपको यूज़फुल लगेगा। लास्ट में हम लोग फैक्ट्स फॉर फीलिंग्स भी देखेंगे, 3 ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और संस्थाओं के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे, और फिर आप इसको पीडीएफ डाउनलोड करके अपना रख सकते हो नोट्स के अंदर में। फिर जो थर्ड आर्टिकल है वो है हमारा टेकिंग टेकिंग टफ डिसीजंस ऑन नागा इशू। तो नागा इशू में जैसे आपको पता होगा, हमने पिछले वीक जो हमने शायद जून में हम लोग डिस्कस किया था कि कैसे वहाँ के जो गवर्नर है, जो इंटरलोक्यूटर बने हुए हैं RN रवि, तो उन्होंने एक लेटर लिखा था चीफ मिनिस्टर के पास। तो वो जब चीफ मिनिस्टर के पास उन्होंने लेटर लिखा था तो उसमें उन्होंने लिखा था कैसे वहाँ का कुछ संस्था है जो कि रिबल कम्युनिटी, इंसर्जन कम्युनिटी है, जो नागा ट्राइब्स है, वो लोग वहाँ पे टैक्स वसूल रहे थे मार्केट के अंदर से, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिकॉज आप पैरेलल गवर्नमेंट नहीं चला सकते एक ही देश के अंदर में। तो इसके ऊपर वो जो नागा कम्युनिटी है, जो ग्रुप्स है, वो लोग के ऊपर वैसे ही पीस अकॉर्ड के ऊपर बातचीत चल रही थी, तो वो लोग थोड़ा सा उसके ऊपर दुखी हो गए, और उसके बाद फिर इनको अब हटाने की मांग की जा रही है। तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल है कि सरकार को क्या करना चाहिए और वो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, और थोड़ा सा हम लोग नागा बैकग्राउंड के साथ नागा वे फॉरवर्ड भी इसके अंदर देखेंगे, ताकि आपको इस इशू के लिए एक प्रॉपर होलिस्टिक जो व्यू है वो क्रिएट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाले आर्टिकल से। डेमोक्रेसी नीड्स एन ओम्बड्स पर्सन। अभी देखिए, डेमोक्रेसी नीड्स एन ओम्बड्स पर्सन क्यों कहता है? ओम्बड्स पर्सन मतलब क्या होता है? आप देखिए एसबीआई और ये सब में भी एक ओम्बड्स पर्सन होता है, जो कि ज़्यादातर जिम्मेवार होता है आपका सर्विलांस के लिए, और जो भी चीज़ जो आदमी वो काम नहीं करता है तो उसको दंड देने का उसे इसके पास अथॉरिटी रहता है। तो अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनीज और हम जो एक इंडिविजुअल है, हम तीनों के बीच में एक इंटरप्ले चल रहा है, एक ट्रायंगुलर इंटरप्ले चल रहा है, और इस ट्रायंगुलर इंटरप्ले के लिए खास करके डेमोक्रेसी के अंदर में
एक कॉमन ट्रस्ट होना ज़रूरी है। लेकिन जब यहाँ पे बिग डाटा के लिए सब लोग होड़ में लगे हुए हैं, सब लोग एक रेस लगा रहे हैं कि भाई कौन कितना ज़्यादा बिग डाटा पर्सनलाइज कर करके स्टोर कर सकता है, तो उसमें इंडियन गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा-सा डेमोक्रेसी का जो मूल वैल्यू है, उसमें वो पीछे मतलब हो जा रही है। जैसे कि उनको जो चीज़ स्पिरिट मेंटेन करना चाहिए था कि फ्रॉड डिटेक्शन, स्टोरेज एंड एक्सचेंज ऑफ क्रिमिनल फाइनेंशियल रिकॉर्ड या फिर पॉलिटिकल सर्विलेंस कंट्रोल, ये सब जो भी है, वो सब चीज़ के लिए आप लोग जो यूज़ कर रहे हो बिग डाटा को, तो उसको आप लोग को कंट्रोल से मतलब अभी फिलहाल से ये लोग कंट्रोल करने को कहते हैं, ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आपको सर्विलांस कर करके और उसको रेगुलेट भी करना चाहिए कि कौन कितने हद तक किस कंपनी को अलाउ है किसी इंडिविजुअल पर्सन के प्राइवेट स्पेस तक उसके डाटा को निकालने का। तो ये जो अभी बाहर दूसरे कंट्रीज़ भी ये चीज़ अपने अंदर कर रहे हैं, और चूँकि जो सिटीज़न है वो इसको इतना सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है एक दिन में, और बहुत सारे सिटीज़न्स उस लेवल पे भी नहीं है कि वो सेग्रीगेट कर पाएँ, फ़िल्टर कर पाएँ कि कौन-सा इन्फॉर्मेशन उनके लिए सही है, कौन-सा नहीं है। दे ओनली सी कि इमेजेस आ रहे हैं, उनके पास वीडियोज़ आ रहे हैं, तो ये उस मैसेज को अलग तरीके से वो देखते हैं। वो ये उस मैसेज को एक डाटा की तरह से नहीं देखते हैं, और जिसका फ़ायदा जो है प्राइवेट कंपनियाँ उठा लेती हैं। पिछले साल जीएस पेपर में भी आपने देखा होगा, सीसैट पेपर प्रीलिम्स में भी आपने देखा होगा कि 2 आर्टिकल्स आए थे बिग डाटा के ऊपर। तो उसमें सीसैट के अंदर में उन्होंने बिग डाटा के ऊपर दिया था क्वेश्चन, और एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन दिया था उन्हें 2019 के पेपर में, प्रीलिम्स के पेपर में। तो इस साल बिग डाटा के ऊपर में भी क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो आपको बिल्कुल ध्यान से ये सारे टॉपिक्स देखने हैं। फिर आगे क्या कहते हैं राइटर? आगे ये कहते हैं कि देखिए, ये जब इंटरनेट वाला जितना भी जो स्फेयर्स है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट का जो रोल है, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है। गवर्नमेंट ने अभी फ़िलहाल तो 59 चाइनीज़ ऐप्स बैन कर दिए कि, और वो उन्होंने कहा कि ये जो डाटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी जो है, हमारा सिक्योरिटी सिस्टम इसका जो है, वो उसका हनन कर रहे थे वो लोग सारे ऐप्स जो है, उस वजह से हम लोग उनको बैन कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चीज़ इतनी दिन तक रुके क्यों? कि जैसे ये गलवान घाटी वाला जो केस हुआ, उसके बाद आपको अब्रप्टली ये सब चीज़ को बैन करना पड़ा। आपके पास अथॉरिटी तो पहले से भी थी, तो आप अथॉरिटी अपने दिखा कर के इसको पहले भी आप बैन कर सकते थे। लेकिन ये ऑडिट उस टाइप का, उस फ्रेम का हमारे देश में होता नहीं है, बिकॉज़ हमारे पास उस प्रकार का लॉ ही नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज़ डिक्लेयर किया था कि प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है, तो गवर्नमेंट ने एक याचिका लगा करके, एफिडेविट लगा करके ये कहा था कि नहीं देखिए, ये चीज़ फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता है, इंफॉर्मेशन प्राइवेसी या डाटा प्राइवेसी, जस्ट बिकॉज़ बहुत सारे कंसर्न्स हैं, नेशनल, इंटरनेशनल या फिर एंटरप्रेन्योर कंसर्न्स हैं, जिसके वजह से हम लोग इसको बिल्कुल ही ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये प्राइवेसी फंडामेंटल राइट हो गया है आपका, तो फिर उसके बाद बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी हमारी फंक्शनिंग में। और उसके बाद से आप देखिए कि आधार कार्ड का जो प्राइवेसी नॉर्म्स है, उसमें बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन है, बहुत कुछ, जैसे आपका प्राइवेट इन्फॉर्मेशन आधार कार्ड में इंडल्ज होता है। फिर उसके बाद फिर आरोग्य सेतु ऐप भी जो है, उसके ऊपर भी अभी स्क्रूटनी चल रही है कि वो कितना ज़्यादा प्राइवेसी का हनन कर रहा है। बीच में अभी बहुत सारा व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स भी निकला था, जिसके थ्रू आरोग्य सेतु को इंस्टॉल ना करने का बात किया गया था, तो भारत सरकार ने फिर उसके बाद ये अनिवार्य कर दिया। पुलिस जो है रोड पे चेक करने लग गई, अगर आपके पास आरोग्य सेतु ऐप नहीं है तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई होने लग गई। तो इसके बाद फिर आरोग्य सेतु ऐप सब लोग ने डाउनलोड करना शुरू करा, नहीं तो फिर ये प्राइवेसी वाला इशू शुरू में ही निकला था बहुत ज़्यादा। इसके बाद क्या कि नेशनल पॉलिसी ऑफ ऑन डाटा प्राइवेसी, इसके बाद में अभी ड्राफ्ट तो बना हुआ है, इसके बाद में बहुत ज़्यादा अभी हवा भी है, लेकिन जो प्रॉपर होना चाहिए, वो वैसा अभी हमारे पास डाटा सर्विलेंस लॉ नहीं है, और जिसकी वजह से साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स जो है, वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते रहता है। जैसे कि हमारे सीईआरटी इंडिया की जो रिपोर्ट आती है, जो कि साइबर सिक्योरिटी वॉचडॉग है, वो ऐसा कहते हैं कि थर्ड पार्टी ऐप्स जो है, जैसे कि जो फेसबुक यूज़र हैं या फिर ट्विटर यूज़र हैं, उसके साथ एक थर्ड पार्टी ऐप्स भी आता है। आपने देखा होगा कि फेसबुक यूज़ करते-करते आप कुछ कि कोई कैंडी क्रश का इधर से रिक्वेस्ट भेजता रहता है कि प्ले कैंडी क्रश विथ मी। ऐसी बहुत सारे ऐप्स जो हैं वो, या फिर पेजेस जो हैं, वो सब आपके साथ फेसबुक के साथ अटैच्ड होते हैं। तो वो सारे आपके डाटाज़ को बहुत सारे निकालते हैं। या फिर अगर आप कोई सा किसी वेबसाइट के अंदर भी अगर आप लॉगिन कर रहे हो और उसमें लिखता है कि लॉगिन थ्रू जीमेल अकाउंट या फिर लॉगिन थ्रू फेसबुक अकाउंट, तो उसके बाद जैसे ही आप लॉगिन के लिए आप क्लिक करते हो उसमें, तो उसके बाद वो पूछता है कि वी वांट द डाटा, वी वांट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर दिस दिस दिस, इफ यू आर एग्री देन प्लीज टिक। तो
अक्सर हम लोग वो चीज़ पढ़ते नहीं है, लेकिन वो चीज़ अगर आप पढ़ोगे तो उसके अंदर साफ लिखा होता है कि वी विल गैदर इन्फॉर्मेशन फॉर आवर फ्यूचर स्ट्रक्चरिंग, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी चीज़ है उसका जो है आगे एनालिसिस के लिए वो लोग आपका डाटा को निकालते हैं। तो इससे बहुत जगह पे डाटा प्राइवेसी का जो है हमारे हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, और इसी का जो है रिपोर्ट किया गया था। बहुत लोग गलत टाइप से आपका जो डाटा है उसको यूज़ कर रहे थे। तो CERT इन जो है उन्होंने लास्ट ईयर इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चंस उठाए थे। इसके बाद 1.3 मिलियन क्रेडिट डेबिट कार्ड के डिटेल्स भी स्टोल हो मतलब चोरी कर लिए गए थे आपके इंडियन बैंक के थ्रू। और फिर उसके बाद 6.8 मिलियन यूजर्स जो है उसके हेल्थ केयर सर्विसेज का जो एक हेल्थ केयर वेबसाइट है उसके अंदर से वो डाटा जो है चोरी कर लिया गया था। तो ये सारे जो कंसर्न्स हैं प्राइवेट फर्म से निकाल लेना डाटा, या फिर जो प्राइवेट फर्म के पास डाटा है वो इनफैक्ट बहुत बार इलेक्शन मैनिपुलेशन के लिए भी यूज़ होता है। जैसे कि अगर इलेक्टोरल क्लब को बहुत सारा डाटा चाहिए कि उनको किस प्रकार से अपना जो मैसेज है, प्रोपेगेंडा है वो चलाना है, या फिर जो उनका जो पैम्पलेट है वो किस प्रकार का कौन-कौन से मुद्दों को इंक्लूड कर करके उसके अंदर घुसाना है। तो नेशनल कंसेंसस क्या चल रहा है, किस आदमी को क्या पसंद है। तो वो सब सारा कुछ चीज़ को देखते हुए भी डाटा का जो एक प्राइवेसी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ आपके डाटा को देख करके आपके मन को मोहने लायक का एक पैम्पलेट बना लेंगे, लेकिन कल होके वो चीज़ जो है उस लेवल का नहीं होगा जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए कारगर या फिर ज़रूरी है। तो इसका जो डाटा बिग डाटा का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसका ऐसा नहीं है कि हवा बम आती है, ऐसा जो एक संस्था है जो मॉनिटर करती है आपकी सारी ये सब डाटा प्रोटेक्शन या फिर डाटा जो माइनिंग है ये सब को, उनका ऐसा क्लेम है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बहुत सारे लोगों से डाटा को, आपकी डाटा को शेयर करती है, इनफैक्ट कभी-कभी बेचती भी है, और वो कभी-कभी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी होते हैं। तो ये डाटा जो कस्टमाइज़ेशन है पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए, ये कोई इल्लीगल तो नहीं है, लेकिन अनऑथराइज़्ड वे में आपका डाटा को निकालना, आपको बिना बताए हुए और इस थर्ड पार्टी को देना, ये बहुत ही ज़्यादा इल्लीगल है। इनफैक्ट जो आईटी सेल्स जो ये क्रिएट करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्रिएट करती हैं या फिर और भी जो अलग-अलग संस्थाएँ क्रिएट करती हैं अपने प्रचार-प्रसार के लिए, तो वो भी इल्लीगल नहीं है, लेकिन वो जो प्रोपेगेंडा वाली जो मैसेजेस फैलाते हैं सब जगह, जो न्यूज़ जो उनका फैलता है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है और चिंताजनक है। तो इस वजह से जो जिस पेस में टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है हमारे देश में, उस पेस से हमारे जो पॉलिसीज़ हैं, वो एडवांस नहीं हो रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है और सरकार को इस तरफ देखना चाहिए। बिकॉज़ जो अनसर्टेनिटी और जो फ़ियर ऑफ डिसइन्फॉर्मेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट जो फ़ेक व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स हैं या फिर जो फ़ेसबुक पे जो अलग-अलग तरह के जो मीम्स चलते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा जो फ़ेक न्यूज़ है, वो फैलता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अस वर्सेस देम वाला जो एक न्यूज़ चला था, फॉरवर्ड चला था व्हाट्सएप के ऊपर में दिल्ली राइट्स के दौरान, तो उससे बहुत ज़्यादा जो है कि दिल्ली के अंदर में मार-काट हो चुका था। और इसके अलावा और भी बहुत सारा बेतुका मतलब न्यूज़ चलता रहता है। आपने पढ़ा होगा कि कोरोना को एक बैक्टीरिया बताया था जो कि आपका पैरासिटामोल और ये सब तरह के जो मेडिसिन है वो सब खाने से ख़त्म हो जाएगा, एंटीबैक्टीरियल टैबलेट्स खाने से ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा वेजिटेरियंस को कोरोना नहीं होगा, और भी बहुत सारे जो है वो चलते रहते हैं। तो ये सब जो है फेक न्यूज़ को कंटेन करने के लिए सिर्फ़ उस प्राइवेट कंपनी की ही ज़िम्मेवारी नहीं है, सरकार की भी ज़िम्मेवारी बहुत ज़्यादा बनती है। इसके बाद ये पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल जो आया है, वो भी अभी पार्लियामेंट में, जैसे कि ऐसे पहले तो कहा गया था कि भाई देखिए ये तुरंत पास हो जाएगा अभी, और ये सर्विलांस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। लेकिन उसके बाद अभी तक ये चीज़ जो है वो पास उतने प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाया, बिकॉज़ इसमें बहुत सारे ऐसे मेजर्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक हैं। इनफैक्ट जो ड्राफ्ट बनाया गया था उससे बहुत ज़्यादा जुदा है, जो ये चीज़ पास होने वाला है वो चीज़ बहुत ज़्यादा अलग है। ऐसा एक पूर्व चीफ जस्टिस थे, वो उन्होंने ये चीज़ सवाल उठाया था। उनका ऐसा कहना था कि जो चीज़ पास होना चाहिए था वो चीज़ पास नहीं हुआ है, और इसके अंदर ऐसे मेजर्स हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट जो है वो अपने पावर को यूटिलाइज़ करते हुए नॉन पर्सनल डाटा फ्रॉम कंपनीज़ एक्सट्रैक्ट कर सकती हैं। और अगर वो कंपनी अगर उस चीज़ को डाटा को देने से मना करती हैं, तो फिर उसके बाद उस कंपनी को हो सकता है 3 साल का जेल हो जाए, और या फिर उसके अलावा फाइन भी उनको पे करना पड़े, जो कि काफ़ी बड़ा पेनल्टी उनको देना पड़ेगा। इसके बाद जो बिल है वो मैंडेट करती है कि जितने भी फाइनेंशियल और क्रिटिकल डाटा है उन सब को इंडिया के अंदर में ही स्टोर करके रखना है। तो इससे क्या होता है कि आगे चल कर के जो
कुछ जैसे मास्टर कार्ड ऐसे जो कंपनियां हैं, जो क्रेडिट कार्ड और ये सब कंपनियां हैं, वो सब हो सकता है पलायन कर जाएंगी इंडिया के पास से, बिकॉज उनको इंडिया के अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इतना सारा डाटा को स्टोर करके यहाँ पे रखने के लिए, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है इस ड्राफ्ट को आने के लिए। इसके बाद सेंसिटिव डाटा हो या फिर कोई सा भी डाटा हो, वैसे तो जितने भी डाटा सेव किए जाएंगे उनको 3 कैटेगरिया में रखा जाएगा, जनरल, सेंसिटिव एंड क्रिटिकल। लेकिन सेंसिटिव डाटा हो, क्रिटिकल डाटा हो या फिर जनरल डाटा हो, गवर्नमेंट अगर चाहे तो आप किसी भी डाटा के आपके किसी भी डाटा को यूज़ कर सकती है, सर्विलांस कर सकती है, देख सकती है, चाहे वो आपको बताए या फिर ना बताए। तो ये जो कुछ 2-3 जो ऐसे क्राइटेरिया हैं, वो बाकी के जो अच्छे क्राइटेरिया हैं उसको ओवरशैडो कर देता है, और जिस वजह से ये जो बिल है वो थोड़ा बहुत अटका पड़ा है। लेकिन अभी फ़िलहाल इंडिया को एक इंटरनेट ओम्बड्स पर्सन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि साइबर लॉज़ का एक्सपर्ट हो, आईटी डाटा मैनेजमेंट की उसकी टीम हो, डाटा साइंस, डाटा सिक्योरिटी के बारे में उसकी टीम जो है वो जानती होगी, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और नेशनल सिक्योरिटी कंसेंसस से किस प्रकार से क्या-क्या सेक्शंस को इन्वॉल्व कर सकते हैं, ये सारा कुछ का उसको ज्ञान हो, और इसके अंदर सिविल सोसाइटी भी उसको अगर चाहे तो हेल्प कर सके, उसके अंदर सजेशन दे सके। इस प्रकार का कोई एक मैकेनिज़्म जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ डेमोक्रेसी में अगर डाटा प्राइवेसी नहीं है, तो वो कहीं न कहीं हमारे जो राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, ये सब के ऊपर में एक थोड़ा-सा क्वेश्चन मार्क लगा देता है। तो चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर चलते हैं। इस वाले आर्टिकल में इतना ही था। आप पीडीएफ जो है इसी के नीचे जो यहाँ पे बटन है, इससे आप डाउनलोड कर सकते हो। हर एक आर्टिकल में ऐसे ही होगा। तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है गेम ऑफ फेयरी टेल। अभी देखिए, इस वाले आर्टिकल में हम लोग कितने टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है, कि उसके बाद डीलिंग विद चाइना, रशिया टाइज, यूएनएससी, हाई टेबल, एनएसजी के बारे में बात की गई है। फिर सिविल लिबर्टी लॉ के बारे में क्या है और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है यहाँ से। और लास्ट में जो कुछ एन यूएनएससी, एनएसजी, ये सब जो वर्ड्स हैं, जो ये सब जो काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आपके मेन सिलेबस का टॉपिक है, तो उस वजह से ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी देखिए, इंट्रोडक्शन में क्या है। अभी फिलहाल राइटर कहते हैं कि इंडिया के अंदर जब सौरो आता है तो बहुत ही जगह से चौमुखा तरीके से आता है। जैसे अभी एक जगह पे कोरोना तो हमारा है ही, उसके बाद चाइनीज सोल्जर परेशान किए हुए हैं बॉर्डर पे, नेपाल ने अपना मैप चेंज करके बिना मतलब का एक पंगा ले लिया है। उसके बाद ईरान के साथ जो एमओयू हमारा जो डेट कोलैप्स कर गया है, तो उसके बाद वहाँ पे छाबहार पोर्ट के पास से लेकर के जो अफगानिस्तान जो रेल रूट बनानी था, तो वो चीज़ हमारे पास था कि हम लोग इंडियन जो है जो सर्विसेज हम लोग देंगे, वहाँ पे हम लोग बनाएंगे उस चीज़ को। इससे क्या होता था कि चाबहार पोर्ट में हमारी एक मोनोपोली भी जो है वो बनी रहती है आगे चल करके, लेकिन अब वो चीज़ हमसे छीन लिया गया, बिकॉज एमओयू का जो टाइम है वो क्रॉस कर गया, बिकॉज ईरान के अंदर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए थे। तो अब चाइना उसके अंदर इंटरवीन कर गया, और चाइना अपने बहुत सारे जो पार्टनरशिप है उसको इंक्रीज़ कर दिया ईरान के साथ। तो एक हमारे लिए जो सेंट्रल एशिया जाने का जो एक ईरान एक ज़रिया था जहाँ से हम लोग सेंट्रल एशिया जा सकते थे, बिकॉज़ पाकिस्तान की वजह से हम लोग ना तो पीओके यूज़ कर सकते हैं, पीओके वाला एरिया, और ना ही हम लोग जो ग्वादहार पोर्ट से उतना हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं वहाँ से ट्रैवल करना। तो जिस वजह से ईरान का जो है हम लोग के लिए ईरान बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, लेकिन बहुत सारे अलग कारणों की वजह से हम लोग उसमें काम नहीं कर पाए। तो अब वहाँ पे चाइना जो है एक्सप्लॉइट कर रहा है उस चीज़ को, और चाइना उनके साथ मिल करके और हमारी जो इंटरेस्ट है उनको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। इसके अलावा चाइना और रशिया जो है अपने डीओ मिल करके यूरो एशिया जो पूरा एक एरिया है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। जो रशिया है उसको कहीं न कहीं सीपैक एस्टैब्लिश करने के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहा है, और चाइना जो है अपने इकोनॉमिकल कैपेबिलिटी से उसको अपने जो उसके जो क्षेत्र है वो सब चीज़ को अपना बहुत ज़्यादा उसको फैला रहा है। तो वो जो रशिया उनके करीब जा रहा है उससे इंडिया को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है आगे चल कर के। इनफैक्ट पाकिस्तान से जो सीज़ फायर है वो तो एक हमारा है ही, मतलब परमानेंट वो चीज़ हमेशा होता ही रहता है। और फिर ऑनगोइंग फाइनेंशियल क्राइसिस बिकॉज़ ऑफ पैंडेमिक, और जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो चल रहा है उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी आ गया, और अलग अलग तरीके के फिनेंशियल जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे देश के अंदर आ गया। तो अभी बिग क्वेश्चन ये आता है हमारे कंट्री के पॉलिसीज़ के ऊपर, कि किस प्रकार के पॉलिसीज़ हम अभी आगे लेकर के चलेंगे, और अभी तक जितने हमारे पॉलिसीज़ चल रहे हैं उसके ऊपर हम लोग को ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट ओनली अभी इतना सारा जो प्रॉब्लम है हम लोग को घेर करके रखा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अभी फ़िलहाल इस चीज़ को तो एग्जामिन कर ही रही होगी, करेंट कॉन्करेंट पॉलिसीज़ कैसे होने चाहिए आगे आगे चल करके। लेकिन उनको इस चीज़ के लिए भी तैयार होना रहना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और आम जनता को, कि सरप्राइजेस हमें आगे मिल सकते हैं, बिकॉज सरप्राइजेस मिलना बहुत लाजमी है। बिकॉज जो
फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, जैसा होना चाहिए, जैसा हो रहा है और क्या आगे होगा, उसका बहुत ज़्यादा मतलब हौच-पौच मचा हुआ है हमारे पूरे सिस्टम के अंदर। बिकॉज़ ऐसा राइटर कहते हैं कि द गेम ऑफ फेयरी टेल, एक जो कॉमन सिटीज़न होता है, उसको हमेशा जो करंट हैपनिंग होता है, उसके बारे में हूबहू नहीं बताया जाता है। हर एक स्टोरी के 3 वर्ज़न होते हैं। पहला रियल वर्ज़न, सेकंड ऑफ़िशियल वर्ज़न और थर्ड जो रोज़ी पिक्चर जनरल पब्लिक के लिए बताई जाती है आपके ज़ी न्यूज़ और इस प्रकार के जो न्यूज़ चैनल है, फ्रेंडली न्यूज़ चैनल है, उनके द्वारा, इंडिया टीवी ऐसे द्वारा, कि वो बिल्कुल एकदम रोज़ी पिक्चर के सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे जो है आपको स्टोरीज़ और जो न्यूज़ कवरेज है वो दिखाया जाता है। सेकंड जो है वो ऑफ़िशियल वर्ज़न जो आता है वो स्पोक्स पर्सन बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ़िशियल्स के, और वो स्पोक्स पर्सन इस प्रकार से बोलते हैं थिंक टैंक्स को एक सोचने का एक अलग एक प्लेटफ़ॉर्म मिल जाए कि इस प्रकार से आगे चल रहा है, और फिर उसके बाद न्यूज़ में जो एडिटोरियल्स आते हैं उसी हिसाब से स्पोक्स पर्सन के वर्ड्स और उसके मुद्दों से, उनके बॉडी लैंग्वेज से आते हैं। इसके बाद जो पहला वाला जो हमारा रियल सिचुएशन था वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटरलोक्यूटर ऑफ गवर्नमेंट्स, जो खास ऑफिशियल्स हैं हाई लेवल पे, उनको ही वो मेन रियल सिचुएशन का पता होता है, और फिर वो जो है कि ना स्पोक्स पर्सन को बताया जाता है और ना ही जो है रियल जनरल पब्लिक को बताया जाता है। तो ये जो एक फेरी टेल चलता है, जो थर्ड वाला जो ऑप्शन था, ये जो एक फेरी टेल चलता है, तो इसके वजह से जो आम जनता है उसको ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब एक पर्दे में रखा जाता है, ताकि एक जो नेशनल कंसेंसस है वो क्रिएट किया जा सके, और ऐसा लगे बिहाइंड द सीन कि सब कुछ ठीक चल रहा है, और उसमें ज़्यादा फ्राइटन होने की या फिर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इससे क्या होता है, इससे पीछे बिहाइंड द सीन जो मेन मुद्दा है वो तो वैसा का वैसा ही रहता है। तो फिर अचानक से कभी अगर हम लोग को जब पता चलता है, जैसे कि हमने अभी चाइना के साथ देखा कि अचानक से जब गलवान वैली में जो उन्होंने हमला बोल दिया, और फिर उसके बाद जो हमारे वहाँ पे जो बॉर्डर एरिया है उसके अंदर वो घुस करके अपने कैंपिंग लगाने लग गए, तो हमें ये लगने लग गया कि ये अचानक से ऐसे कैसे आ गए। लेकिन आपको ये सोचना है कि वुहान स्पिरिट, फिर चेन्नई कनेक्ट जो मल्लापुरम तमिलनाडु के अंदर हुआ था, उसमें प्राइम मिनिस्टर हमारे वहाँ पे गए थे। वहाँ उनके बॉडी लैंग्वेज से कुछ हमें पता नहीं चल रहा था, ना कि उनके कुछ ऐसे डायलॉग्स के थ्रू हमें पता चला। लास्ट में अभी आकर प्राइम मिनिस्टर जो वहाँ पे अभी भाषण दिए थे लेह में, वो आकर के बोल दिए कि चाइना का विस्तारवाद नीति है और एक्सपेंशनिस्ट उनका नीति है, इस ये चीज़ से चाइना को बचना चाहिए। इनफैक्ट जो न्यूज़ चैनल है वो ऐसा करार कर दिए कि हिमालयन ब्लंडर हो रहा है अभी हमारे इंडिया के अंदर, चाइना का ये बहुत बड़ा हिमालयन ब्लंडर था जो हमसे ये रिश्तों में और इकोनॉमिकली हमसे जो है कि वो बिल्कुल इस प्रकार का बर्ताव कर करके और हमसे बिल्कुल अलग-थलग टाइप से हो गया है। लेकिन आपको ये चीज़ समझना होगा कि बैकग्राउंड में चाइना का ये चीज़ हम लोग ऐसे चल ही रहा होगा, और ये चीज़ अचानक से तो ऐसा कुछ चाइना नहीं करेगा कि वो इतना बड़ा डिसीज़न जो है वो बॉर्डर पे ले लेगा। और जब बैकग्राउंड में ये सब कुछ चल रहा था और वेल प्लान्ड था, तो हमारे टीवी न्यूज़ चैनल वाले क्यों ऐसा दिखा रहे हैं कि हम लोग उस वॉर को पहले ही जीत चुके हैं, जो अभी वॉर अभी तक फ़िलहाल चल ही रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो स्टेटस क्वो तो हमने अचीव नहीं किया है, जो अप्रैल 2019 वाला जो हमें अचीव करना था। लेकिन स्टिल इंडियन मीडिया ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि हमारे पास रफ़ाल आ चुका है, चिनूक विमान है, हम लोग वहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर एक हम लोग तैयारी कर चुके हैं, और जो चाइना है हमसे डर करके पीछे चला गया है। तो ये एक कहीं न कहीं फेयरी टेल है जो कि न्यूज़ चैनल के द्वारा क्रिएट किया गया है, ताकि इंडिया के अंदर सब कुछ नॉर्मल रहे और सब कुछ ठीक-ठाक रहे। इसके अलावा जो रशियन टाइज़ के ऊपर बातें कही जाती हैं, हमें ये चीज़ पता है कि 1962 में जब चाइना हमारे ऊपर वॉर किया था, तो हमने जब रशिया से मदद माँगी थी, तो रशिया ने साफ इनकार कर दिया था। रशिया ने ये कहा था कि देखिए, एक तरफ हमारा भाई है और दूसरी तरफ हमारा दोस्त है, तो हम ना भाई से के खिलाफ लड़ सकते हैं और ना हमारे दोस्त के खिलाफ लड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग इन सब बातों को एक तरफ रखते हुए रशिया के जो टाइज़ हैं, उनको काफ़ी हल्के में लेते हैं। सिर्फ़ इसलिए बिकॉज़ 60% जो हमारा सप्लाई है मिलिट्री का, और हम लोग बहुत सारा बिज़नेस जो है वो रशिया को हर साल देते हैं। तो इस वजह से कहीं न कहीं वो हमारी तरफ हैं, ये हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ देखना होगा, चाइना और रशिया का जो आजकल रिलेशनशिप है, वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक चलता जा रहा है। इनफैक्ट जो उनके दोनों के रिज़ीम जो हैं, वो दोनों ही कम्युनिस्ट रिज़ीम है, और जिस वजह से उनके जो थॉट प्रोसेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा मेल-जोल खाती है। और रशिया डेमोक्रेसी से वैसे ही सारे डेमोक्रेटिक कंट्री जो है एक्सेप्ट इंडिया और कुछ जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, उनके अलावा रसिया के वैसे ही इनके साथ उतनी बनती नहीं है। तो जिस वजह से
थोड़े से प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उनका ऐसा पिछला कुछ दिन पहले कहना कि रसिया एक ऐसा देश है जो कि एक्सेप्शन क्रिएट करता है उस वाले फ्रेज में जहाँ पे कहा जाता है देर इज नो परमानेंट फ्रेंड्स। तो ऐसा नो परमानेंट फ्रेंड्स वाला किस्सा तो है, लेकिन रशिया ये चीज़ को झुटलाता है और रसिया ऐसा प्रूव किया है कि रसिया इज़ अ परमानेंट फ्रेंड एट ऑल स्पेयर्स। लेकिन ये चीज़ आपको समझना होगा कि जब चाइना के साथ युद्ध में 1962 में सोवियत यूनियन ने हमारा साथ नहीं दिया था, तो अगला भी ऐसा अगर जब हो सकता है कि आगे नेक्स्ट भी ऐसा कुछ अगर प्रॉब्लम आएगा तो उसमें हो सकता है रशिया हमसे उस लेवल तक हमारा साथ ना दे पाए। इसके बाद यूएनएससी हाई टेबल में भी जो हम लोग का एक चल रहा है एक रेथोरिक पीछे पीछे कि हम लोग यूएनएससी में हम लोग को एक्सपैंड करके कि हम लोग इंडिया को है उसके अंदर परमानेंट मेंबरशिप मिल जाएगा। लेकिन आप ये सोचिए कि ये कितना ज़्यादा फेरी टेल, कितना झूठा खबर है। बिकॉज यूएनएससी जो है उसके अंदर क्यों कोई दूसरी जो कंट्रीज हैं वो एक और मेंबर घुसा करके और वीटो पावर वाला जो एक जो समीकरण है उसको और बढ़ाएंगी। अभी फिलहाल वीटो पावर जो है 5 ऐसे कंट्रीज के पास है जो कि कुछ ना कुछ बात कर करके उसको वीटो पावर दे देते हैं। अब जब 5 के अलावा उनको 6 कंट्रीज को मनाना पड़ेगा, और तो फिर वो क्यों अपना एक और वीटो पावर का जो है वो इल्यूजन जो है वो उसको क्रिएट करेंगे, अपने अपने साथ में एक परमानेंट मेंबर और बढ़ाएंगे। और इसके अलावा जो जो उसके जो जो क्राइटेरिया है कि 2/3 मेंबर्स को मानना चाहिए, उसके बाद जो पांचों जो परमानेंट मेंबर हैं उनको भी वो बिना वीटो के आपको पास करेंगे, तब जाके आप परमानेंट मेंबर वहाँ के बन पाएंगे किसी भी यूनाइटेड नेशंस के उसके अंदर में। तो वो आप कैसे क्राइटेरिया को पास करेंगे? 2/3 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ 2/3 वोट नहीं मिल पाते पार्लियामेंट के अंदर में। इतने साल के बाद हमारा बिल्कुल जो एक एक क्लीन चिट वाला जो गवर्नमेंट है वो अब बन करके आया है। तो आप वो चीज़ जो हम लोग उम्मीद करना कि 2/3 हमें मेजोरिटी से वहाँ पास किया जाएगा। उसके बाद जो 5 जो परमानेंट कंट्री इसके अंदर चाइना भी है उसको भी हम लोग क्रॉस कर जाएंगे। तो ये बिल्कुल फेरी टेल वाली बात है। इसके अलावा इंडिया एंड एनएसजी मेंबर्स वाले की बात करते हैं, तो एनएसजी मेंबर जैसे आपको पता होगा न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। तो ये चीज़, ये जो संस्था है उसका स्थापना ही इसलिए किया गया था जब इंडिया जो है वो अपना 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था। तब उसी समय इस चीज़ का स्थापना किया गया था कि देखिए इंडिया अब न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है छुपा कर। और यूएसए को उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी बिकॉज उस समय पाकिस्तान यूएस बहुत साथ साथ भाई भाई था। तो जिस वजह से उनको ये लग रहा था कि इंडिया को कैसे भी करके रोकना है, लेकिन फिर भी इंडिया ने एपीजे अब्दुल कलाम के बदौलत हमने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया और हम लोग न्यूक्लियर कंट्री बन गए। उसके बाद जो है ये एक एनएसजी वाला जो है सिग्नेटरी स्थापित किया गया। तो इसके अंदर अब इंडिया सोच रहा है कि हमें एक मेंबर बनाया जा सके, तो इंडिया को ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। तो ये इसके ऊपर राइटर कहते हैं कि अगर इंडिया एनएसजी ज्वाइन कर लेता है, इसका मतलब वो होता है कि जैसे रशिया ज्वाइन कर ले NATO, नाटो जो फोर्सेस था उसको ज्वाइन कर ले। जब रशिया के खिलाफ ही तो नाटो बनाया गया था ना, तो वैसे ही एनएसजी को भी तो इंडिया के खिलाफ ही बनाया गया था। इंडिया का जो न्यूक्लियर एम्बिशंस था उससे ही बनाया गया था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो लीडर्स थे आपके यूएसए के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल जब बिल क्लिंटन जब थे वहाँ पे व्हाइट हाउस के अंदर में, तो उनका उन्होंने ऐसा कुछ कहा था कि देखिए कुछ भी कर करके इंडिया की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ है उसके उसको ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। आगे चल करके यूएसए जो है वो टेक्नोलॉजीज इंडिया के अंदर में लगाना की कोशिश करेगा। बिजनेस अपनी तरफ है, लेकिन एक सिविल लाइबिलिटी लॉ के थ्रू हम लोग वहाँ पे बिजनेस फैलाना है। फॉर एग्जांपल अगर सिविल लाइबिलिटी लॉ नहीं होगा, या फिर सिविल लाइबिलिटी लॉ क्या होता है कि जो भी कंपनी वहाँ पर जाएगी और टेक्नोलॉजी वहाँ पर लगाएगी किसी भी कंट्री के अंदर में, तो वहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम होता है, अगर उस टेक्नोलॉजी की वजह से लीक होता है या फिर कुछ डैमेज होता है, तो वो कंपनी जिम्मेवार होगी। अब ये जो एक लॉ है, तो इसके थ्रू क्या है कि ये कहीं ना कहीं स्मोक स्क्रीन है आपका, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनीज के लिए या फिर एक इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा के लिए। बिकॉज स्मोक स्क्रीन क्यों है? क्योंकि इस वाले लॉ के हवाले से वो कंपनीज क्या कहती हैं कि देखिए हम टेक्नोलॉजी को किसी और को नहीं दे सकते हैं, बिकॉज सिविल लाइबिलिटी लॉ के अनुसार इस टेक्नोलॉजी की वजह से जो भी चीज़ प्रॉब्लम आपके देश में होगी तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। और इस वजह से जब तक हम हैं तब तक ये टेक्नोलॉजी आपको नहीं दी जा सकती। आप यूज़ कीजिए, आपका जो अल्टीमेट यही मकसद है कि आपको ये टेक्नोलॉजी की वजह से जो आपको एडेड एडवांटेजेस है उसको आपको देश को मिले, तो वो चीज़ हम आपको अभी भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि जब तक टेक्नोलॉजी हमारे देश में नहीं आती है तब तक उस चीज़ से एडेड एडवांटेज जो है वो उस लेवल तक नहीं मिल पाएगा। जब तक वो कंपनी के साथ लीज़ हमारा बरकरार है तभी तक हम उस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं।
तो ये जो सिविल लायबिलिटी लॉ है वो बहुत बड़ा एक एक हमारे देश के अंदर में जो जो एक एक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है हमारा जो बढ़ाने वाली जो बात है उस क्षेत्र में हमको बहुत ज़्यादा डिग्रेड करता है। तो आगे वे फॉरवर्ड क्या कह रहे हैं राइटर कि देखिए ऑप्टिमिज्म होना बहुत ज़रूरी हार्मलेस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडिया को हार्श रियलिटीज़ के लिए हमेशा जो है स्ट्रैटेजीज रेडी रखनी चाहिए। इनफैक्ट बिहाइंड द सीन आपके साथ ऐसे रियलिटीज़ चलते रहते हैं जो आप आम जनता को बताते नहीं हो। आपका इतना बड़ा जो एक पॉपुलेशन है जिसके अंदर इतने सारे टैलेंटेड लोग हैं, इतने सारे थिंक टैंक्स हैं आपको। कल ही हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें कि हमारे वर्ल्ड में सेकंड लेवल पे हमारे पास थिंक टैंक्स हैं। इनफैक्ट 509 थिंक टैंक्स हैं। तो आप उनको अलाउ कीजिए, आप उनको बताइए कि कैसे क्या चल रहा है। तो उससे क्या है कि इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकल कर के आएँगे। और ये नैम वाला जो एक इंटरनेशनल पॉलिसी वाला सॉफ्ट पॉलिसी का जो एक सीन है वो उस चीज़ को आपको जल्दी जल्दी ख़त्म करने की ज़रूरत है, बिकॉज अब ये चीज़ आउटडेटेड हो चुका है। अब आप अगर ये सोचो कि हम बिल्कुल ना इसकी तरफ जाएंगे ना उसकी तरफ जाएंगे, हर कोई अपना अपना एक डंडा पकड़ के रखा हुआ है। रशिया जो है वो आपके साथ नहीं आएगा अगर चाइना के साथ लड़ाई करोगे, और अगर पाकिस्तान के साथ लड़ाई करते हो तो आज के डेट में हो सकता है यूएसए आपके साथ खड़ा हो जाए, लेकिन यूएसए का कुछ ठिकाना नहीं है। कल जब जो उसके दोस्त थे आज उसके सबसे बड़े दुश्मन है। पाकिस्तान कल उसका बहुत अच्छा दोस्त था, ईरान बहुत अच्छा दोस्त था, आज उसके साथ वो चीज़ नहीं है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में जो है रिलेशनशिप बहुत अपने अपने तरीके से अपने अपने करंट सिनेरियो की वजह से चेंज होते रहते हैं। तो इसके अंदर में इंडिया को टाइम के साथ इवॉल्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखिए प्रीलिम्स के लिए आपका यूएनएससी, नैम और एनएसजी जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। यूएनएससी क्या होता है? जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी और पीस जो एस्टैब्लिश करने के लिए एक काउंसिल बनी होती है जिसके अंदर 15 मेंबर होते हैं, और सारे मेंबर जो हैं वो इकट्ठे डिसीजन का जो है कलेक्टिव जो है डिसीजन को धरातल पर उतारने के लिए हेल्प करते हैं। और सबके पास एक एक वोट होता है जो कि वो कास्ट करते हैं किसी भी चीज़ को पारित करवाने के लिए। मेजॉरिटी वाला जो बात है वो उसमें। फिर उसके बाद इसके अंदर जितने मेंबर है, फिलहाल अभी इंडिया इसके अंदर मेंबर है। 2 साल के लिए इंडिया जो है नॉन परमानेंट मेंबर बना है। इसी के अंदर जो है परमानेंट मेंबरशिप के लिए इंडिया जो है काफ़ी कोशिश कर रहा है। अभी इसके अंदर जो यूएनएससी के अंदर जो परमानेंट मेंबरशिप के लिए इस वाले आर्टिकल में भी बताया गया है कि जैसे ऐसा एक वहाँ के सेक्रेटरी बोलते हैं, यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस के पहले पूर्व सेक्रेटरी, कि जो खबरें चलती हैं कि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप के लिए न्योता आने वाला था, लेकिन आया था लेकिन इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया था, तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। प्राइम मिनिस्टर नेहरू को ऐसा कभी यूनाइटेड नेशंस ने ऑफर नहीं दिया कि आप आइए परमानेंट का मेंबरशिप लीजिए। अभी देखिए उसके बाद नैम क्या है? नॉन लैंड मूवमेंट। अब जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो कोल्ड वॉर और ये सब सारा कुछ चल रहा था, तो इंडिया ने डिसाइड करा था कि ना हम अलाइड फोर्सेस की तरफ से रहेंगे और ना ही हम नाजी वाजी ये सब की तरफ से रहेंगे। हम बिल्कुल बीच में रहेंगे, और इसका जो इस वाले संस्था की जो स्थापना भी की गई थी जिस वजह से ये थोड़ा सा हम हटने के लिए हम मतलब हम हट हट नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो फाउंडिंग मेंबर्स में हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू भी थे। उसके अलावा घाना के प्रेसिडेंट थे, इंडोनेशिया, इजिप्ट इनके प्रेसिडेंट भी थे, यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट थे। तो इस वजह से इसमें थोड़ा-सा हटने में प्रॉब्लम, इस वजह से इसमें जो है ये नॉन लैंड मूवमेंट के जो मेंबरशिप कंट्रीज़ हैं वो वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे हैं। इससे पहले इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा जो मेंबरशिप कंट्रीज़ हैं वो यूनाइटेड नेशंस के ही में ही है। अब एनएसजी क्या है? न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। तो इसके अंदर इंडिया क्यों आ सकता है और आने से क्या-क्या फ़ायदा हो सकते हैं वो आप इस वाले इन्फोग्राफिक से पढ़ सकते हो। बेसिकली एनएसजी का रेलेवेंस इसीलिए है कि अगर इसमें अंदर मेंबर बन जाता है इंडिया, तो आगे चल करके जो है कि न्यूक्लियर कंपोनेंट्स का, न्यूक्लियर रॉ मटेरियल्स का, ये सब का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया कर सकता है अपने रेलेवेंस के अनुसार, अपने ज़रूरतों के अनुसार। अब इसके अंदर चाइना जो है सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है इंडिया का, जो कि परमानेंट मेंबर भी है। इसके अलावा जो 13 लीड ग्रुप्स हैं, 13 कंट्रीज़ के इसके अंदर जिसको लीड करता है इटली, वो भी जो है इस चीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा रोड़ा बन गया है, जिसके अंदर वो 13 ग्रुप में पाकिस्तान, इटली, चाइना ये लोग हैं। ये सारे कंट्रीज़ जो हैं वो अपना एक गुट बना करके इंडिया को रोकने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल है हमारा नागा इशू के ऊपर में। नागा इशू क्या है कि देखिए जो वहाँ पे आर एन रवि जो इंटरलोक्यूटर है उनको हटाने की बातें चल रही हैं। जो एन एस सी एन इसक मोइवा वाली जो रिसर्जन ग्रुप है जो कि मुख्य नागा कम्युनिटी मानी जाती है, वैसे हमारे पास वहाँ पे 30 से ज़्यादा नागा ट्राइब्स हैं, और जिसके अंदर
कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जो कि चाहते हैं कि नागालैंड का जो ग्रेटर नागालिम का जो उनका जो डिमांड है, वो उसके लिए बाउंड्रीज को क्रिएट आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जो अभी नागालैंड है उसी वाले बाउंड्रीज में हम लोग हो सकते हैं। लेकिन जो इसक मोइवा वाली जो ग्रुप है एनएससीएन, उनका यही मानना है, जो कि सबसे मेजर ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे, उनसे बातचीत भी चल रही थी। और 2015 में जो पीस अकॉर्ड है वो उनके साथ होने का बिल्कुल हो चुका था, लेकिन अभी तक फिलहाल हो नहीं पाया है। उसके बाद से नेगोशिएशन चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए बिकॉज उनका ऐसा मानना है कि जो बाउंड्रीज है उनको बढ़ा करके, देखिए ये बाउंड्री है, ये इंडिया का जो है वो बॉर्डर है म्यांमार के साथ। अभी उनका जो क्या कहना है कि ये पहाड़ है इधर पटकाई बम, तो इधर पहाड़ के इधर साइड में बहुत सारे नागा ट्राइब्स रहते हैं, तो उनको भी हम अपने ग्रेटर नागालिम के अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं। इसके बाद मणिपुर, असम, नागालैंड का तो है ही, अरुणाचल प्रदेश का भी कुछ जो भाग है वो सब कुछ नागालैंड के अंदर में आना चाहिए। इसके अलावा इनको एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए अपना, और इसके बाद इनको फ्लैग भी चाहिए अपना। अब ये जो नागा स्ट्रगल के ऊपर जो हिस्ट्री है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, कैसे जो है कि सीज फायर का जो उल्लंघन है, पहले जो आज़ादी मिली फिर नागालैंड का, फिर बाद में पहले तो नागालैंड जो है इंडिया के अंदर घुसना नहीं चाहता था, फिर बाद में जो है उनको ऐसे बातें चली, और फिर 1963 में जो है नागालैंड का जन्म हुआ। उसके बाद 1964 में नागालैंड पीस मिशन क्रिएट किया गया ताकि सीज फायर साइन किया जाए। फिर 1975 में शिलोंग अकॉर्ड साइन किया गया और ऐसा कॉल किया गया कि अनकंडीशनल सीज फायर हो और कंप्लीट सेल आउट हो, मतलब सीज फायर। अब फायरिंग जो है बिल्कुल अब हो ही ना। लेकिन उसके बाद भी जो है वो उतना ज़्यादा शांति नहीं बन पाया, और अभी तक भी देखिए आसपा लगा हुआ है नागालैंड की तरफ में, और भी कुछ ऐसे जो वहाँ पे स्टेट्स हैं उसके अंदर आसपा लगा हुआ है। आसपा का मतलब कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको अगर किसी के पास शक भी होता है तो वो वहाँ पे फायर आर्म्स यूज़ कर सकते हैं। वैसे आप फायर आर्म्स हर जगह पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, अगर आप मिलिट्री के भी हो तो भी आप जल्दी यूज़ नहीं कर सकते हैं तब तक आपके पास बिल्कुल ठोस प्रूफ करने की बात ना हो। आसफा में आप थोड़े से रिलीफ फील कर सकते हो, और जहाँ पे भी आपको संदिग्ध नज़र आता है तो वहाँ पे फायरिंग कर सकते हो। इसमें बहुत बार क्या होता है कि जज नहीं कर पाते हैं बहुत लोग, देख समझ के और फेशियल व्यू से बहुत कुछ नहीं सजेस्ट किया जा सकता है, जिसके वजह से जो है आम जनता की भी वहाँ पे जान जाती है, और जिस वजह से आसफा जो है हमेशा ही डिस्कशंस के मुद्दों में रहता है, और ऐसा माना जाता है सिविल सोसाइटी के द्वारा कि इस चीज़ को जल्द से जल्द हटाना चाहिए। तो अब इसके बाद क्या है, 2015 के ऊपर आते हैं हम लोग। 2015 के अंदर 2015 के टाइम पे एनएसजी जो है अपना साइलेंस ब्रेक करता है और आगे आता है कि कंप्लीट पीस अकॉर्ड हो, और यहाँ पे जो है कि प्रॉपर सरकार और ये सब जो भी चीज़ आपको करना है उसके ऊपर हम बात करते हैं। लेकिन उस टाइम पे जो उनकी जो 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 उनके जो मांगे थी, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लैग और ये एक्सटेंड करने का बात, तो वो बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक थी। आप देखिए कि एक्सटेंड करने में इंडिया के सारे स्टेट से फिर भी बात किया जा सकता है, लेकिन म्यांमार के अंदर इंटरनेशनल इशू बनाना ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन अभी इंडिया जम्मू कश्मीर के साथ जैसे तैसे करके वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वहाँ पे उनका वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसके साथ वो कैसे कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। अब फिर से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे अलाउ करके एक नया मुसीबत मोल लेना इज़ नॉट गुड। अब फ्लैग के बारे में फिर भी इंडिया सोच सकती है, बिकॉज फ्लैग तो वैसे भी बहुत लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स को भी अलाउ करने की बातें चल रही हैं। तो फ्लैग इज़ नॉट अ गुड, मतलब उतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन फिर भी बाकी सारे जो चीज़ हैं उसके ऊपर प्रॉब्लम है। अब करंट सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन ये है कि इंटरलोक्यूटर जो है वो जो रवि हैं वो पहले पहले से ही जो है नागा ट्राइब्स का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में बातचीत करवा रहे हैं। अब ये अभी कुछ दिन से जो बॉटल नेक पहुंचा हुआ है, क्या है कि 2017 तक जो उनको मनाने की कोशिश की गई एनएससीएम को, लेकिन वो लोग माने नहीं। तो इस वजह से कि और बाकी 30 ग्रुप है ना टोटल नागा के, तो इसमें से और बाकी के जो ग्रुप्स हैं उनको भी इकट्ठा किया गया, और उसके बाद उनको जो एनएनपीजी जो है उसके अंतर्गत उनको सम्मिलित कर करके और उनसे बातचीत शुरू कर किया गया। तो उनका यही मानना है कि हमको स्टेट का बाउंड्री बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आपको जो करना है कीजिए। बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन और ये सब सारा बात है वो सब हो सकता है, चलिए मान सकते हैं हम लोग। तो उनसे बातचीत आगे बढ़ाने की बात हुई, तो अब इनसे इसक मोइवा वाली जो टीम है उससे बातचीत होना बंद हो गया। लेकिन इसक मोइवा वाली टीम जो है वो टैक्स कलेक्शन करती है, ऑफ द रोड मार्केट से टैक्स उठाती थी। तो इसके ऊपर जो वहाँ के जो ये जो गवर्नर है आर एन रवि, उन्होंने चीफ मिनिस्टर को वहाँ का लेटर लिखा था जून 2020 के अंदर में, और उन्होंने ऐसा चीज़ लिखा था कि कुछ इंसर्जेंट ग्रुप जो है वो टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं, जो कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है आपके स्टेट के अंदर में। तो अब आगे से आप यहाँ पे स्टेट में जितने भी आप अगर पुलिस भी अगर चेंज करोगे, किसी को ट्रांसफ़र करोगे एसपी या कुछ ऐसे ऑफिशियल लोगों को, तो आपको मेरे से अप्रूवल लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब ये उन्होंने
ऑर्डर नहीं दिया था, लेकिन ये इन्होंने रिक्वेस्ट करा था, मतलब एक लेटर के द्वारा। और इसके ऊपर जो है बहुत ही वाइड कंसेंसस जो सिविल ग्रुप्स हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और फिर बहुत सारे, चाहे वो एनएनपीजी हो या फिर जो एनएससीएन हो, इसक मोइवा वाली टीम, ये सब लोग को इससे आपत्ति हुई थी कि ये लेटर आपको नहीं लिखना चाहिए था। लेकिन फिर भी अब एनएससीएन जो है, आईएम, वो उनका कहना है कि इसक मोइवा वाली टीम जो है, उनका कहना है कि रवि जो है उनको इंटरलोक्यूटर वाली जो जो पदवी है उससे हटा करके किसी और को लाइए आप, तभी बातचीत जो है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन एनएनपीजी और बाकी के जो ग्रुप्स हैं वो सब, उनका ऐसा चीज़ नहीं मानना है, और जिस वजह से वो कहते हैं कि नहीं, रवि रवि को जो है वो बहुत दिन से यहाँ पे वो काम कर रहे हैं, उनको सारा इशू का पता है। तो जिस वजह से वो यहाँ पे काम कर सकते हैं आगे, उनको नहीं हटानी बात थी, क्योंकि अब इससे और भी ज़्यादा जो है इशू और आगे खिंच जाएगा। इसके अलावा वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? वे फॉरवर्ड ये हो सकता है कि नागा कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए सारे इंडिया को बीच का एक पाथ निकालने की ज़रूरत है। अब आप देखिए कि बिल्कुल भी बाउंड्रीज़ को तो आप इंटेंसिफ़ाई नहीं कर सकते हो किसी भी हाल में, बिकॉज़ इससे जो आगे बाकी के जो मणिपुर के बाकी लोग हैं, और फिर जो अलग-अलग और भी दूसरे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, वो लोग को बहुत ज़्यादा उनके साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और उनके साथ और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो उन सब चीज़ को एक नया प्रॉब्लम क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ बाकी के स्टेट्स भी तो कहेंगे ना कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और वहाँ पे भी बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स हो सकते हैं, क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी ट्राइबल एरिया बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद जो बाकी के जो अलग जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, जैसे म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, उसके साथ इंडिया को और भी ज़्यादा जो है अपना मेल-जोल बढ़ाने की ज़रूरत है, बिकॉज़ नागालैंड अभी भी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट और वायबल नहीं हो चुका है, जिस वजह से 90% जो उसका जो इकोनॉमिक जो डिपेंडेंसी है, वो सेंटर के करेंसी के ऊपर है, और सेंटर की तरफ से ही जो वहाँ पे जो जाता है सारा कुछ, रसद, सामान, सब कुछ, तो भी उनका जो है आगे गुज़र-बसर चलता है। तो इस चीज़ से नागालैंड को उठाने की ज़रूरत है। नागालैंड में अभी भी जो है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने की ज़रूरत है। जैसे कि वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी बहुत ही ख़राब है, वहाँ पे लाइट, इंटरनेट, ये सब कुछ उतना ज़्यादा सुविधा नहीं है। इसके अलावा अगर आप नागालैंड जाओगे, शाम को 6-7 बजे तक वहाँ पे दुकानें बंद हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा बंद जैसा आपके घर तरफ में 11 बजे रात को होती है, वैसे वहाँ पे 6-7 बजे तक होना शुरू हो जाता है। आप होटल्स में भी रुकोगे तो आपको खाना 7 बजे ला करके दे दिया जाएगा। 7 बहुत लेट, वैसे 5:30-6 बजे तक डिनर हो जाता है वहाँ पर। और फिर मतलब ऐसा वहाँ पे रूटीन है, सिर्फ़ इसलिए बिकॉज़ लॉ एंड ऑर्डर का वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और जिस वज़ह से जो है कि इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबसे पहला स्टेप तो यही उठाना चाहिए कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर आपको सशक्त करना है, आसपा आपको वहाँ से हटाना है, वहाँ के जो नॉर्मल जो पुलिस है, उसको आपको इतना स्ट्रेंथन करना है कि वो सेल्फ सस्टेनेबल हो सके, वहाँ के इकोनॉमिकल आइडेंटिटीज़ को वो वहाँ पे एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, ताकि बाहर से जो अलग कंट्री कंपनीज़ हैं वो वहाँ पर जा कर के अपना जो इंडस्ट्री या फिर जो भी चीज़ है उस चीज़ को वहाँ पे अपना बढ़ा सके। तो इससे क्या होगा कि अब तभी जा कर के जो नॉर्मल स्ट्रेंथनिंग ऑफ या फिर डिज़ायर्ड जो स्ट्रेंथनिंग है, वो नागालैंड में, नॉर्थ ईस्ट में वो क्रिएट हो पाएगा, और चीज़ें जो है आगे बढ़ पाएँगी। तभी जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं आपको धीरे-धीरे समझ में आना शुरू होगी, बिकॉज़ इतने दिन से ग्राउंड रियलिटीज़ जो है वो भारत सरकार समझने में असमर्थ रह पाई है, डिस्पाइट कि उन्होंने बहुत एफर्ट लगाया है अपना वहाँ पे, लेकिन इस चीज़ को समझने में वो लोग अभी भी विफल पाए जाते हैं, ऐसा राइटर का कहना है। तो ये था हमारा आर्टिकल आज का फ्रेंड्स। अब जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको पीडीएफ आपको लिंक भी मिल जाएँगे इसके, और पीडीएफ जो है हर एक ये आर्टिकल के नीचे मिल जाएँगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। हैव अ नाइस डे।